हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, जैसे गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, वो सारे जितने टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उन सब के बेस पे हम यहाँ MCQs करने वाले हैं। तो सीधा सीधा फर्स्ट MCQ के ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप एक बार इससे पहले जो पढ़ा है सारे का सारा रिवाइज कर लो, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखो, तभी आपके कंसेप्ट्स और अच्छे होंगे, ठीक है। और आपको पता है MCQs हमारे एग्जाम में तो आते ही हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के एग्जाम में तो पक्का MCQs आते हैं, 10 MCQs आते हैं, तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक। तो पहला MCQ देखते हैं। यहाँ देखो, ये फर्स्ट MCQ है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। चलो आप अपनी नोटबुक के ऊपर साथ साथ सॉल्व करो। देखो, आपने कोई क्वेश्चन नोटबुक के ऊपर लिखना नहीं है, आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर A है, B है या C है वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो फिर आप भी मिलाना कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, डेनियल सेल बोला गया है। डेनियल सेल के अंदर क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि डेनियल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर हम कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ठीक है। वही जो हमने सेल पढ़ा था उसी को डेनियल सेल बोला था। वो एक किस्म का गैल्वेनिक सेल है, या फिर ऐसा बोले एक किस्म का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। और क्योंकि उसके अंदर जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, इस वजह से उसको डेनियल सेल, इस सेल को हमेशा डेनियल सेल बोला जाता है, ठीक है। हमेशा नहीं, मतलब अगर जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं तो वैसे सेल को डेनियल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया होगा, तो इसलिए इसको डेनियल सेल बोलते हैं, ठीक। अब आप खुद बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो डेनियल सेल में क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आपको पता है डेनियल सेल जो होता है वो एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स रिएक्शन की होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस यही इसका आंसर है, चेक कर लो। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो, द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। आपको जो पढ़ाया है उसी बेस पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। डेनियल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब देखो, यहां लिखा हुआ है फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल। मतलब एक गैल्वेनिक सेल के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं। विच ऑफ द गिवन रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट मेथड ऑफ डिपिक्टिंग द सेल। पूछा हुआ है कि कौन सी जो नीचे रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं कौन सी करेक्ट है, ठीक। तो क्या रिएक्शंस हो रही हैं, पहले ये देखो, मैं यहां लिख देता हूं। रिएक्शन हो रही है जिंक, ये रिएक्शन हो रही है एक जिंक से Zn2+ बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, किन टॉपिक्स में, जो हमने पहले पढ़ लिए, ये चीजें हमने दूसरे लेक्चर में देखी थी, रिप्रेजेंटेशन वाली, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, अगर नहीं पता एक बार रिवाइज कर लो। दो रिएक्शंस दी हुई हैं, एक तो ये दी है, एक दी है Ag+ में एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो Ag बन जाता है। ये दो रिएक्शंस हैं, ठीक। तो इस बेस पे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक, ये पूछा हुआ है। तो आपको पता है ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये हो रही है रिडक्शन। मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये मतलब कौन सी है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। ये है, तो आपको पता है रिप्रेजेंटेशन में बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, इस तरफ ऑक्सीडेशन हाफ, इस तरफ रिडक्शन हाफ। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं याद तो आपको पता है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये हमेशा एनोड पे होती है, और एनोड जो है गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट की तरफ हमेशा लगाते हैं, ठीक। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे, और कैथोड को हमेशा राइट तरफ लगाया जाता है, राइट साइड लगाया जाता है, कहाँ? गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो आपको पता है ये सॉल्ट ब्रिज है, लेफ्ट वाली इस तरफ लिख लो, राइट वाली इस तरफ लिख लो। तो लेफ्ट वाली इधर लिखेंगे तो जिंक से Zn2+ बन रहा है ना, तो जिंक जो है वो एक्चुअल में, जो जिंक रॉड हम डालते हैं ना, वो जिंक रॉड एक्चुअल में सॉलिड होता है ना, तो इसके सामने हम सॉलिड लगा देते हैं, जिंक सॉलिड, ठीक। जिंक से क्या बन रहा है? Zn2+, ठीक। और Zn2+ जो है आयन है, तो आयन के आगे मैंने आपको बताया था, आयन है, जो आयन होता है ना, आयन के आगे रिप्रेजेंटेशन में हमें कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ती है, मतलब 1m में, 2m में, क्या है। तो यहाँ ऑप्शंस में एक्वस दिया हुआ है, मतलब वाटर में, तो यहाँ Zn2+ के सामने एक्वस लिखेंगे, मतलब वाटर में है ये, ठीक है। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। यहाँ से जिंक से Zn2+ बन रहा है, ये हमने लिख दिया। इसको लिख लो, तो ये Ag+ है, तो Ag+ है तो Ag+ भी एक्वस होगा,
मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सामने मेंशन करनी है। Ag प्लस से Ag बन रहा है तो Ag क्या होगा, सॉलिड। तो ये ऑप्शन ढूंढो कहीं है, देखो Zn सॉलिड से Zn, तो ए ऑप्शन देखो करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जो रॉड हम डालते हैं वो रॉड एक्चुअल में सॉलिड होती है, ठीक है। कभी कभी रिप्रेजेंटेशन में ये सॉलिड नहीं भी लिखा होता, लेकिन रॉड एक्चुअल में सॉलिड होती है। और जो आयंस होते हैं ना, आयंस, इनके सामने एक्वस लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इनके सामने 1 मोलर 2 मोलर कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। तो यही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। आपको साथ साथ सॉल्व करना है, जैसे ही एक बार क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। पूछा क्या है, द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं, ठीक है। देखो सॉल्व होने चाहिए, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। जो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस तो पक्का ही सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। करो सॉल्व। द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, सेल रिएक्शन दी हुई है, मतलब सेल रिएक्शन नहीं दी हुई, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो सेल रिएक्शन बतानी है आपको। जो मैंने आपको बताया था नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन या फिर ओवरऑल रिएक्शन, वही बतानी है, ठीक। तो देखो रिप्रेजेंटेशन यहां दी हुई है, तो मैं यहां इसको सॉल्व कर लेता हूं। रिप्रेजेंटेशन क्या दी है, कॉपर सॉलिड से, देखो रिप्रेजेंटेशन है कॉपर सॉलिड से बन रहा है कॉपर 2+, ये, और बीच में साल्ट ब्रिज लगा है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है Hg2+ एक्वस। एक्वस जहां लिखा होता है मतलब आयन के साथ हमेशा एक्वस लगा देते हैं, ठीक है। H2 देखो Hg+ एक्वस से बन रहा है Hg लिक्विड। क्या आपको पता है Hg मरकरी होता है और मरकरी लिक्विड होता है। ये रिप्रेजेंटेशन दी है, इसके बेस पे हमें सेल रिएक्शन बतानी है, मतलब नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन बतानी है। तो वो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस रिप्रेजेंटेशन से आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है ये इस तरफ तो ऑक्सीडेशन होती है, इस तरफ रिडक्शन होती है, जैसे हमने यहां देखा, ठीक है। इस तरफ ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, इस तरफ रिडक्शन वाला, मतलब इस तरफ एनोड वाला, इस तरफ कैथोड वाला। तो इस तरफ ऑक्सीडेशन वाली है, तो यहां आप बोलोगे कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। ये आ गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये, और इस तरफ वाली लिखोगे वो हमारी आ गई Hg2+ से क्या बन रहा है, Hg बन रहा है। और ये Hg2+ से Hg कैसे बन सकता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो Hg बनेगा। ये आ गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को निकाल लिया। अब हमें नेट सेल रिएक्शन करने के लिए आपको बताया था ये दोनों हाफ रिएक्शंस को प्लस कर दो बस। तो प्लस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर दो। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड है कॉपर वाली, कॉपर प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड है Hg2+, ठीक है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इस तरफ करेंगे तो कॉपर 2+ प्लस Hg, ठीक, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, सीधा यहां से ही कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल। कॉपर प्लस Hg2+ वाला आंसर है, कॉपर प्लस Hg2+। डी ऑप्शन देखो, देखो कॉपर प्लस Hg2+, यहां से बना कॉपर 2+ प्लस Hg। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, देखो आपको मैंने एक चीज बताई नहीं, आज मैं बता देता हूं कि जो डेनियल सेल हमने बनाया था, जहां हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, वहां हमने जो डेनियल सेल बनाया था उसकी वोल्टेज आती है 1.1 वोल्ट, कभी कभी इससे ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर जो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था, ठीक है, उसकी वोल्टेज आपसे पूछ लें तो 1.1 वोल्ट और इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है डेनियल सेल की वोल्टेज कितनी होती है, ठीक। एक चीज और है कि अगर हम सेल बना रहे हैं यहां, ठीक है, हमने गैल्वेनिक सेल बनाया है, यहां से हमें वोल्टेज मिल रही है सपोज 1.1 वोल्ट। अगर हम इसकी तारें उल्टा ऊपर से किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर देखो, अगर इसकी वोल्टेज है हमारे पास 1.1 वोल्ट, ठीक है, अगर इसके ऊपर से हम एक्सटर्नल वोल्टेज इसको 1.1 ऊपर से देंगे, मतलब अंदर से, इसके अंदर से 1.1 वोल्ट आ रही है, ऊपर से हम और 1.1 वोल्ट इसको दे रहे हैं, जितनी अंदर से आ रही है वोल्टेज उतनी ही ऊपर से एक्सटर्नल वोल्टेज इसको दे रहे हैं किसी बैटरी की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अंदर से 1.1 वोल्ट आ रही है, ऊपर से भी 1.1
1.1 वोल्ट दे रहे हैं तो ये सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि जितनी अंदर से वोल्टेज आ रही है उतनी ऊपर से मिल रही है, ओवरऑल वोल्टेज कैंसिल हो जाएगी, सेल बंद हो जाएगा, ये याद रखना। और अगर ऊपर वाली वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, अंदर से अगर 1.1 वोल्ट आ रही है, ऊपर वाली बैटरी वाली वोल्टेज अगर 1.1 से ज्यादा होगी तो ये सेल के अंदर जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएंगी। ये लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, देखो यहां समझो, देखो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एक चीज समझ आई ना, आपको एक चीज समझ आई, आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि जो जो हमारा डेंगल सेल होता है उसकी वोल्टेज जो होती है वो आती है 1.1 वोल्ट, ठीक, मतलब यहां उसकी जो वोल्टेज आती है 1.1 वोल्ट आती है, ठीक। अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल, देखो यहाँ ये इसकी तार है, यहाँ इसकी तार है, इन दोनों में वोल्टेज है 1.1 वोल्ट। अगर हम एक्सटर्नली किसी बैटरी से इस 1.1 वोल्ट के ऊपर तारें कनेक्ट कर लें, सपोज ये एक बैटरी है, इससे हमने एक्सटर्नल वोल्टेज इसी को दे दी, 1.1 वोल्ट वाली तारों पे रख दी। अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 होगी तो सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर से भी 1.1 वोल्ट आ रही है, ऊपर से हम उल्टा इसको 1.1 वोल्ट दे रहे हैं, तो 1.1 वोल्ट कैंसिल कर लेगी आपस में, मतलब ओवरऑल सेल जो है फंक्शन करना बंद कर देगा, ठीक। और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज यहां से जो हम दें, अंदर से 1.1 वोल्ट मिल रही है, ऊपर से 1.1 वोल्ट से ज्यादा दें, तो सेल के अंदर की रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। पहले सपोज यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां रिडक्शन, अब उल्टा हो जाएगा, इस तरफ ऑक्सीडेशन इस तरफ रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा अगर होगा तो ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करना स्टार्ट कर लेगा, वो आप आगे बढ़ोगे। बस ये आपको याद रखना है, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है हम दे दें इन्हीं दो तारों के अंदर जिनसे हमें सेल के अंदर की वोल्टेज मिल रही है ना, उन्हीं तारों में अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दें तो सेल बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल अगर जितनी अंदर से आ रही है उतनी ही देंगे, उतनी ही 1.1 वोल्ट देंगे तो सेल स्टॉप हो जाएगा, सेल की रिएक्शंस बंद हो जाएंगी। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज बहुत ज्यादा कर लेंगे, इस जो अंदर वोल्टेज आ रही है उससे ज्यादा कर लेंगे, तो सेल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अ गैल्वेनिक सेल हैज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट, पूछा हुआ है कि एक गैल्वेनिक सेल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, ठीक। तो 1.1 वोल्ट किस सेल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है? डेनियल सेल की, ठीक। अब देखो, इफ एन अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज अप्लाइड टू दिस सेल, अगर इस सेल के ऊपर अपोजिट 1.1 वोल्ट लगाएं, ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था, यहां इसकी 1.1 वोल्ट मिल रही है, अगर अपोजिट इसके ऊपर एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द सेल रिएक्शन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, सेल रिएक्शन के ऊपर क्या होगा, सेल रिएक्शन में क्या होगा और क्या करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है अगर अंदर से 1.1 वोल्ट बाहर निकल रही है, ऊपर से भी 1.1 वोल्ट लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो आपको अगर समझ नहीं आ रहा ना, देखो ना सेल के अंदर से दो तारें निकलती हैं ना ऐसे, ठीक है, इनके बीच में वोल्टेज होती है, ठीक। तो वो जो वोल्टेज है इसको हम बाहर वाली तारों से अगर कनेक्ट कर लें, बाहर एक्सटर्नल वोल्टेज इसको दें, तब क्या होगा ये बोल रहा है। अगर अंदर से भी 1.1 वोल्ट आ रही है, बाहर से भी 1.1 वोल्ट ही दें, तो आपको पता है दोनों ही सेम है, तो सेल बंद हो जाएगा, सेल की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, द सेल द रिएक्शन स्टॉप्स एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, रिएक्शन बंद हो जाएगी सेल की, क्योंकि अंदर से जो वोल्टेज आ रही है उसको ऊपर से हम उतनी ही वोल्टेज दे रहे हैं, रिएक्शन बंद हो जाएगी, सेल स्टॉप हो जाएगा, ठीक। ये इसका ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन से, ठीक, इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको सही से दिखे। ये देखो ये हो गया हमारा थोड़ा सा बड़ा। अब देखो पहला देखो, इसमें 9 नंबर वाला, यहां क्या पूछा है, इन द सेल Zn से Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस से कॉपर नेगेटिव टर्मिनल इज, ये वही सेल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, डेनियल सेल है ये, ठीक है। बोल रहा है कि जो हमारा सेल है Zn से Zn2 प्लस और सॉल्ट ब्रिज लगा के कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ठीक है, ये इस सेल के अंदर क्या पूछा हुआ है, इस सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो आपको पता है यहां हो रही है इस पे ऑक्सीडेशन, यहां हो रही है रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आपको पता है जिंक है, जो यहां जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे वही टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो आप खुद सोचो कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल होगा जिंक, दूसरी तरफ होगा कॉपर, तो जिंक नेगेटिव होगा, ठीक है, जिंक नेगेटिव होगा क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कॉपर पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, यहां दिखा ना आपको ये, ठीक है, जिंक नेगेटिव टर्मिनल होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो
10 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन करने के लिए हम एक बार इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वही सेल है, कुछ थोड़ा सा अलग करके दिया, वो नहीं है, डिफरेंट सेल है। पहले दिया हुआ है कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है और साल्ट ब्रिज लगा के आगे दिया हुआ है Ag+ से Ag बन रहा है, ठीक है, Ag+ से Ag बन रहा है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। अब देखो यहां पूछा हुआ है कि यहां जो नीचे दी हुई चीजें इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये याद रखना, इनकरेक्ट बतानी है। तो करो आप इसको, अच्छा कोशिश करो करने की। पहली चीज है कि यहां कॉपर एनोड का काम कर रहा है, सिल्वर कैथोड का। क्या ये चीज करेक्ट है? तो आपको खुद पता है कॉपर यहां एनोड का काम कर रहा है, सिल्वर यहां कैथोड का काम कर रहा है, ये तो करेक्ट है, ठीक। दूसरा ऑप्शन चेक करो, सिल्वर इलेक्ट्रोड लूजेस मास एंड कॉपर इलेक्ट्रोड गेन्स मास। मास का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है। तो आप खुद सोचो, सिल्वर लॉस कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है, क्या ये चीज ट्रू है? क्या ये चीज ट्रू है? सिल्वर इलेक्ट्रोड लूजेस मास, क्या सिल्वर मास लूज कर रहा है? नो, ये चीज गलत है। कॉपर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। देखो कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है ना, कॉपर से कॉपर 2+ है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट गलत है, इनकरेक्ट ही बताना था। और मुझे लग रहा है कि यही बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है यहां कॉपर मास को लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सिल्वर एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है लूज होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड पे कॉपर है तो कॉपर पे तो ऑक्सीडेशन ही होगी, ठीक है। तो कॉपर लॉस कर रहा है, सिल्वर गेन कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो है हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन मतलब आंसर, दूसरा जो ऑप्शन है ना वो आंसर वाइज करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो पूछा हुआ है उसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक। ये आप देखना एक बार, मुझे उम्मीद है आपसे हो गया होगा ये। अब देखो 11 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर कंबाइंड। मतलब इसमें से कौन सी सेल रिएक्शन होगी जब यहां कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उनको अगर हम कंबाइन कर लें तो, ठीक है, कंबाइन कर लें तो कौन सी सेल रिएक्शंस होंगी। अब देखो ये जो 11 वाला क्वेश्चन है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज होगा, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपने एक बार वो पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आप यहां आ रहे हो, ठीक। आप करने की कोशिश करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल रिएक्शन, मतलब यहां जो नीचे रिएक्शंस दी हुई हैं उनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो सेल रिएक्शन है, ठीक। और दो रिएक्शंस हमें दिए, बोला गया जब इन दोनों को कंबाइन करें तब। तो आप खुद सोचो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो दो रिएक्शंस कौन सी दी है हमें, एक तो हमें दी है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन दी है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से बन रहा है I-, ठीक। और इसके सामने हमें E0 की वैल्यू दी है, मैंने आपको बताया था E0 के बारे में सब कुछ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है इसके सामने, ठीक। प्लस 0.54 वोल्ट दी है, प्लस 0.54 वोल्ट इसकी वैल्यू दी है। दूसरी रिएक्शन हमें दी है Br2 से 2, देखो Br2 जो है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 2Br- बनाया हुआ है, ठीक। और इसके सामने भी E0 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, दी हुई है 1.09 वोल्ट, 1.09 वोल्ट, ठीक है। ये दो रिएक्शंस दी हैं, ठीक। आपको बताना है जो नीचे रिएक्शंस दी हुई हैं इन रिएक्शंस में से कौन सी सेल रिएक्शन है, मतलब इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करके कौन सी रिएक्शन आएगी, ओवरऑल रिएक्शन या फिर नेट सेल रिएक्शन कौन सी आएगी। अब देखो अगर ये दोनों रिएक्शंस में से एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन होती तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही रिएक्शंस रिडक्शन में दी हुई हैं, दोनों ही रिएक्शंस रिडक्शन वाइज दी हुई हैं, ठीक है, रिडक्शन वाइज दी है, ठीक है। तो दोनों ही रिडक्शन वाइज दिए तो इनको तो हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस करने के लिए हमारे पास रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन होनी चाहिए ना, तब हम प्लस कर सकते हैं। अब दोनों ही रिडक्शन की टर्म्स में, तो आप देखो आगे जो है E0 की वैल्यू दी है, E0 की वैल्यू से हम ये जान लेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन होगी किस में रिडक्शन होगी। अब आप अगर चेक करो तो E0 की वैल्यू 0.54 इधर है, 1.09 इधर है, E0 की वैल्यू ज्यादा कहां है, यहां। E0 की वैल्यू ज्यादा का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा इधर है, ठीक है। तो जहां रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वहां क्या होता है, रिडक्शन होती है, तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल। तो अब ये सोचो इसकी E0 वैल्यू ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, या फिर ऐसा बोले रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, तो यहां क्या होगा, यहां होगी रिडक्शन, यहां होगी रिडक्शन।
मतलब ये रिएक्शन जो है ये एज इट इज हम रख सकते हैं, ये रिडक्शन ही होगी, इसमें रिडक्शन ही होगी। इसमें ई नॉट वैल्यू कम है तो इसमें क्या होगी, जिसमें ई नॉट वैल्यू कम मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम, मतलब वहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन की टर्म में? देखो ये रिडक्शन की टर्म में रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की टर्म में बस इसको उल्टा लिखना है, इस आई माइनस को इधर लिखना है, इसको उधर कर देना है, दैट्स इट। तो आई माइनस से क्या बनेगा, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ना, इस रिएक्शन को उल्टा लिख दिया, आई माइनस को इधर, इसको इधर लिख दिया, तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन बन गई। अब देखो ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हो गई, ये वाली जो रिएक्शन हो गई ये वाली, ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं बताई जा सकती क्योंकि दोनों रिडक्शन है। अब एक को हमने ऑक्सीडेशन बना लिया, एक को रिडक्शन। कैसे बनाया, ई नॉट वैल्यू के बेस पे। अब तो हम इसको प्लस करके ओवरऑल रिएक्शन बता सकते हैं ना। आप खुद सोचो, जब इसको प्लस करेंगे, ये रिडक्शन वाली ये ऑक्सीडेशन वाली, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसका इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर दो। ठीक, इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड से प्लस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड प्लस करें, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। पहले ऑक्सीडेशन को करो, आई माइनस ये वाला प्लस Br2 ऊपर वाला, ठीक है, Br2 ये वाला, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, I2 प्लस 2Br माइनस, 2Br माइनस। बस यही ओवरऑल सेल रिएक्शन है। देखो कहीं है, ये दिख रहा है आपको ऑप्शंस में, I माइनस प्लस Br2, देखो कहीं I माइनस प्लस Br2, और यहां साथ में 2 है ना, यहां मैंने 2 लिखा नहीं, ये 2I माइनस है एक्चुअल में, ये 2 है, तो यहां 2I माइनस आएगा प्लस 2Br2 यहां। ठीक है, तो देखो कि ये रिएक्शन कहां है, 2I माइनस प्लस 2Br माइनस, ये तो नहीं है, कहां है, सी ऑप्शन चेक करो। अच्छा, 2I माइनस प्लस Br2, सी ऑप्शन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन चेक करो, I2 प्लस 2Br माइनस, I2 प्लस 2Br माइनस, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, एक बार चेक करना कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो होती हैं, इनका फायदा क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि नहीं? इनका यही फायदा है कि यही बताती है किसमें रिडक्शन होगी, किसमें ऑक्सीडेशन होगी। देखो इसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई ज्यादा छोटा है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, हमें एक सेल रिएक्शन दी हुई है, बोला है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताओ। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल बताओ। और आपको पता है ई नॉट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है ई नॉट सेल। तो यहां हमें और कुछ देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज चेक करनी है। लेकिन और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखो यहां हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखो फार्मूला तो ये लगेगा, ठीक, फार्मूला तो ये लगेगा। तो मुझे लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए एक बार ये साफ करना पड़ेगा, तो साफ कर लेते हैं फिर करते हैं सॉल्व। अब देखो जो रिएक्शन दी हुई है ना उसको पहले लिखते हैं। तो रिएक्शन दिया है क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस। रिएक्शन क्या है, क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस 2 क्रोमियम, ठीक। आगे दिया हुआ है 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 3 कैडमियम, ये दिया है, ठीक है। अब देखो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो रिएक्शन के बगैर भी किया जा सकता है। तो यहां देखो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दोनों की दी हुई है। ई नॉट CR3 प्लस से CR की वैल्यू दी है। देखो ई नॉट CR3 प्लस से CR ये वैल्यू दी है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.74 वोल्ट है, माइनस 0.74 वोल्ट ये दी है, ठीक है। और आगे कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम की भी दी है। ई नॉट कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम की भी दी हुई है, माइनस 0.40 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको समझ में आता है
तो आपको रिएक्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है। हमें यहां सिर्फ ये पुट करना है, ई नॉट सेल हमें निकालना है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पुट करना है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड पुट करना है। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दोनों के लिए हमें दी है। देखो ये एक्चुअल में सी आर, देखो ना क्रोमियम 3+ से सी आर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। यहाँ भी 2+ से सी डी जा रहा है, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों की वैल्यूज दी है। अब देखो दोनों की वैल्यूज है, हमें बस ये पता नहीं है कि इनमें से कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। ठीक है, अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों वैल्यूज में से किस में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन, तो वो उस हिसाब से हम यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज से हमें ये पता चल जाता है। तो आपको पता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है उसमें रिडक्शन होती है। ठीक है, तो आप खुद सोचो इन दोनों में से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्योंकि माइनस वाली बड़ी रकम छोटी, छोटी बड़ी, तो ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा है, तो इसमें क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, ठीक, और ये वाली वैल्यू कम में, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम में मतलब उसमें रिडक्शन नहीं होगी, उसमें ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से। ठीक है, जिसकी ज्यादा उसमें रिडक्शन होगी, दूसरे में ऑक्सीडेशन होगी। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें यह भी पता चल गया किसमें रिडक्शन किसमें ऑक्सीडेशन होगी। अब हमें यह भी पता चल जाएगा कौन सा कैथोड एक्ट करेगा, कौन सा एनोड। आपको पता है जिसमें रिडक्शन होती है वो कैथोड का काम करता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड का काम करता है। तो अब आप मुझे बताओ कि एनोड और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आपके सामने आ गई, तो कैथोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये वाला। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें यहां पुट करनी है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड कितनी है, -0.40। ठीक, माइनस ये वाला लगा लिया आगे ब्रैकेट में। एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, 0.74 वोल्ट। देखो ना ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, ऐसे मैंने आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 3+ से सीआर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो -0.74 वोल्ट। कितनी, -0.74, ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.40 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 0.74। तो आपको पता है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.74 माइनस 0.40 ये आएगा। ठीक है, 0.74 0.40 ये आएगा, 4 4 और 5 6 7 3 0.34 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही हमें निकालना था, ई नॉट सेल निकालना था। ठीक, तो देखो 0.34 वोल्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। माइनस में नहीं आएगी, प्लस में। माइनस में अगर ईएमएफ की वैल्यू आएगी तो फिर आपको पता ही है ईएमएफ या फिर ई नॉट सेल की वैल्यू माइनस में आने का मतलब है रिडक्स रिएक्शन हो ही नहीं रही। ठीक, माइनस में नहीं प्लस में आएगी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हैं, उनमें से हम ये भी बता सकते हैं किसमें ऑक्सीडेशन होगी, किसमें रिडक्शन होगी, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, बताया जा सकता है। सब समझ में आया होगा, अगर नहीं आया टेलीग्राम बनाया, उस पर जाके आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्या आप इसको कर सकते हो। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी यहां से। ठीक, आपको पता है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, आपको ये मैंने बताया हुआ है। एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब बताओ कौन सी रिएक्शन यहां से ऑक्सीडेशन है। ठीक, अगर आप बी और सी वाली रिएक्शन देखो, देखो दोनों रिडक्शन रिएक्शन हैं, बी और सी वाली। ठीक है, बी और सी वाली में आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बी वाली में देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस की फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि आपको पता है माइनस चार्ज तब आता है अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो। ठीक, सी वाली में देखो ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन दो रखे हुए हैं यहां, तो यहां H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब H2O बन रहा है। ये दोनों रिएक्शन बी और सी तो हो नहीं सकती, ये रिडक्शन वाली है। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन आप अगर देखो तो वहां आप देखो कि यहां मतलब फर्स्ट रिएक्शन में H+ हो रहा है, मतलब H+ निकल रहा है। ठीक है, तो H+ कैसे निकल सकता है, अगर पीछे जो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो तभी H+ यहां से निकल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे। ठीक है, तभी H+ जो है 14H+ निकले, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे यहां से H से, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो तभी H+ निकला है, तो मतलब ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से भी आप बता सकते हो। वो तरीका क्या है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप एक बार इसका जो होता है ना
ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी बता सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पता चल जाएगा कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक। और ऐसे भी बता सकते हो कि दो रिएक्शंस को तो आपको अगर देखोगे ना तो उनमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं बी और सी में। फर्स्ट रिएक्शन में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में H2O है। H2O से H+ बाहर कैसे निकल सकता है, ठीक है। H+ देखो ना, H+ कैसे निकल सकता है? सपोज मैं बोलूं H2 है, इसमें से H+ तब ही निकल सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है। देखो H+ तभी निकल सकता है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एनोड पे पॉसिबल है, ठीक। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। एक बार चेक करना, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम दी हुई है। तो आपको बताना है यहाँ एक्स, यहां से ऊपर से देखोगे ना आपको एक्स लिखा दिखेगा, जहां से आपको पता है क्या अंदर जाएगा, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, ठीक है। नीचे 1 MHCl सोल्यूशन होगा और नीचे एक जगह प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है, ये तो आपको पता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मैंने आपको बताया था ना, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या प्लेटिनम ब्लैक, ये आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये भी वही है जो रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड है। इसमें क्या पूछा हुआ है देखो, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, है तो बिल्कुल सिंपल चीज है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। देखो यहां बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन बताओ, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। E0 सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो E0 सेल दिया है, ये कैसे बताएंगे? और रिएक्शन भी दी हुई है, रिएक्शन भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको यहां दिख रहा होगा, अच्छा एक बार मैं इसको साफ ही कर लेता हूं, फिर ज्यादा सही रहेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप खुद भी करने की कोशिश करो। देखो रिएक्शन इसमें दी हुई है, प्लेटिनम 2 प्लस 2Cl माइनस, ये रिएक्शन है। प्लेटिनम 2 प्लस 2Cl माइनस, ये वाला। आगे यहां से बन रहा है प्लेटिनम प्लस Cl2, प्लेटिनम ये बन रहा है, ठीक है। देखो यहां प्लेटिनम प्लस Cl2 ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। अब आप इस रिएक्शन से ही बता सकते हो कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, रिएक्शन से ही बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 से यहां 0 हो गई, ठीक। तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब है यहां रिडक्शन हो रही है। मतलब अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो प्लेटिनम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तब यहां से प्लेटिनम बनेगा, ठीक है। ये होगी रिएक्शन, ठीक। दूसरा देखो, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस, देखो माइनस 2 क्लोरीन है ना, तो -2 मान लो, चलो एक क्लोरीन की -1, 2 की -2, और यहां हो रही है 0। ये -2 से 0 हो रही है, ये बढ़ रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी आ गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी दूसरी जो रिएक्शन है 2Cl माइनस से हमारा बन रहा है Cl2, ठीक। और ये कैसे बनेगा? 2Cl माइनस से Cl2 तब बनेगा जो इसका एक्स्ट्रा चार्ज है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लॉस करेगा। ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहां से ये पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो प्लेटिनम वाली जो रिएक्शन है उसकी E0 वैल्यू दी हुई है 1.20 वोल्ट, ठीक है। प्लेटिनम वाली ये जो रिडक्शन है इसकी दी है 1.20 वोल्ट दी है, ठीक है। प्लस में ये 1.20 वोल्ट वैल्यू दी है, ठीक, 1.20 वोल्ट। अब पूछा क्या है, देखो देखो आगे E0 सेल की वैल्यू भी दी है, E0 सेल की वैल्यू भी दी है, मैं यहां लिख देता हूं। प्लेटिनम वाली रिएक्शन की वैल्यू भी दी है, ठीक है, और E0 सेल की वैल्यू भी दी है। E0 सेल की वैल्यू हमारे पास है यहां 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, ठीक, ये, ठीक। अब देखो हमें करना क्या है। E0 की वैल्यू दी है, E0 सेल, आपको पता है E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E0 सेल इज इक्वल टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आपको पता है। तो E0 सेल की वैल्यू दी है 0.15 वोल्ट,
ठीक, इज इक्वल टू यहां से कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, तो ये देखो इसको आप कैथोड बोलोगे, इसमें रिडक्शन हो रही है ना, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, यहाँ कैथोड है, तो कैथोड ये वाला है, तो कैथोड में ये रिएक्शन आएगी, तो इस रिएक्शन की वैल्यू 1.20 वोल्ट दी है, 1.20 वोल्ट इसकी वैल्यू दी है। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हमें निकालना है यहाँ, तो आपको पता है एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होगी, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें निकालनी है। इसी वजह से आगे पूछा हुआ है, कुछ ऐसे करके दिया है कि Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से Cl माइनस बन रहा है, इसकी वैल्यू निकालो। देखो यही पूछा हुआ है ना, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस, इसकी वैल्यू निकालो, यही पूछा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। तो ये इसीलिए पूछा है कि है तो ये एक्चुअल में है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन है। इस रिडक्शन की सेल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी है, सेल पोटेंशियल भी दिया है, ठीक है, इसकी भी दी है, तो इसकी पूछी है, ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड पूछी है, तभी बोला है कि इस फॉर्म में रिएक्शन लिखी है, उसकी वैल्यू बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैसे निकालेंगे, सीधा लिख लो E नॉट A। तो आप देखो ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप निकाल ही सकते हो यहां से, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। इसको एक बार मैं अगर E नॉट को मैं इस तरफ लेके आऊं, इस तरफ, तो E नॉट A हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस E नॉट A इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.20 इधर है, तो माइनस करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 0.15, ये तो आपको आता ही होगा ना, 0.15, ठीक है। तो ये हमारा, बस इसको माइनस कर लो, 10 में से 5 निकालो 5, 1 में से 1 निकालो 1.05 वोल्ट जो है इस वाले की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब इस रिएक्शन की, ये पूछा है 1.05 वोल्ट। देखो कहीं है ये 1.05 वोल्ट प्लस डी ऑप्शन, देखो प्लस लिखो नहीं लिखो एक ही चीज है, तो ये ऑप्शन है। आप एक बार इसको करो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो, ये तो ऑप्शन नहीं है, इसको रहने दो भी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक बार साफ कर लेते हैं इसको, फिर चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको एक चीज इसके बारे में बता देता हूं। जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा ना, इससे पीछे वाले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लिथियम सबसे ऊपर आता है, ठीक है, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, ऐसे करके चलता है, ठीक। और एक जगह हाइड्रोजन आता है, फिर उसके नीचे वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके नीचे चलता है। और यहां जो है ना, यहां वैल्यू क्या होती है, -3 पॉइंट कुछ थी, मतलब यहां नेगेटिव है, यहां से यहां जाते वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, ठीक। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी का क्या सीरीज होगा, तो आपको पता है मेटल कौन होता है, जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो एक्टिव मेटल होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो अच्छा मेटल होगा, ठीक है। तो अब आपको यह देखना है कि कौन सा मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आपने 10th क्लास में यह भी पढ़ा है, जो मेटल ज्यादा एक्टिव या फिर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो दूसरे मेटल को, मतलब उसमें आप ऐसा सोचो, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दूसरे को वहां से हटा देता है, ये याद रखना, ठीक है। तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करो, तो आप ये भी चीज यहां से बता सकते हो। अगर मैं बोलूं लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे जो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी देगा वही ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब आपको पता है जिसकी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है सबसे कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसमें रिडक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये आपको पता है, ठीक। और अगर आप लिथियम और सोडियम में देखो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम किसकी है, लिथियम की, तो मतलब लिथियम में ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब लिथियम ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप बोलोगे पोटेशियम से ज्यादा अच्छा मेटल जो है लिथियम है। तो रिएक्टिविटी चेक करोगे तो पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव लिथियम है, ठीक। इसी तरह सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। तो आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो आपको मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आप टॉप टू बॉटम जाओगे ना, तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है। जो मेटल टॉप पे आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो उस बेस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। और आपको ये चीज बताऊं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखी होगी 10th क्लास में, कि सपोज अगर मैं क्या करूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट करूं ना,
ये एक समझाने के लिए रिएक्शन है, मुझे ये नहीं पता है कि ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट करूं, अगर ये वाला मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, मतलब ये ZnSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। ये आपने 10th में पढ़ा है। तो देखो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि which of the following is the correct order in which metals displace each other from salt solution of their salts, मतलब कौन सा ऐसा करेक्ट ऑर्डर होगा जिसमें एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्वेश्चन टोटली रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना, ठीक है, तो आपको ये जो सी ऑप्शन है, देखो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के इसको चेक करना, जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होना चाहिए, चेक कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम कहीं ऊपर की तरफ आएगा, उसके नीचे कहीं एल्यूमिनियम आएगा, उसके नीचे कहीं जिंक आएगा, उसके नीचे कहीं आयरन और उसके नीचे कहीं कॉपर आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करना। और आपको पता है जो ऊपर होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने आपको अभी बताया जो ऊपर है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा कम में, ठीक। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही देखना है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, ये वाला इसको डिस्प्लेस, ये वाला इसको डिस्प्लेस, ऐसे चलता जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना तो मैग्नीशियम ऊपर आएगा, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर लेगा, एल्यूमिनियम जिंक को, इस ऐसे करके चलेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करना, अगर प्रॉब्लम आई आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, देखो यहां है, क्या बोला है कि एक सेल बनाया हुआ है, ठीक है। एक सेल बनाया है जिसमें मैं यहां कुछ ना कुछ यहां लिख देता हूं, कर लो आप ये क्वेश्चन भी। देखो इस तरफ मैग्नीशियम की रॉड लगी है, ठीक, और नीचे MgSO4 सोल्यूशन रखा है, और यहां आपको दिख रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस तरफ SHE लगा हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। ये ऐसा सेल है, ठीक। और आपको पता है बीच में साल्ट ब्रिज लगा है, और बाकी जो जो लिखा हुआ है वो वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा है। तो यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस तरफ मैग्नीशियम रॉड लगी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ना जो, वो ये वाले हैं, ये जो, रुको, ये वाले ऑप्शन हैं, ठीक। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। अब आपको बताना है यहां क्या बताना है, पहले ये देखो क्या बताना है, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इन ऑप्शन से आप बताओ इसके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक। तो आप ये सोचो, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन एट SHE, क्या ये पॉइंट करेक्ट है। ये बोल रहा है कि रिडक्शन यहां हो रही है और ऑक्सीडेशन यहां हो रही है। आप इस सेल को देख के बताओ रिडक्शन कहां हो रही है। आप खुद देखो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां रिडक्शन हो रही है। ये पहला पॉइंट ही गलत है इसमें, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। बाकी आप चेक कर लेना, ऐसे सेल में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां रिडक्शन हो रही है, लेकिन यहां बोल रहा है कि इधर ऑक्सीडेशन है इधर रिडक्शन है, तो पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है इसका, ठीक। तो ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट देखो, ये हो गया ये वाला, ये भी टोटली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, ठीक। ये करने के लिए हम एक बार इसको हटा देते हैं, पहले ये बेकार सा सेल हमने बना लिया, ठीक है। ये आप खुद करने की कोशिश करो, क्या पता आप कर लो इसको। देखो हमें 3 रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है, तीनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है, हमें अरेंज करना है उनकी रिड्यूसिंग पावर में, ठीक। तो मैं रिएक्शंस को पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को देख के ही हम रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करने की पावर में, रिड्यूसिंग पावर में हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोला है, रिड्यूसिंग पावर बोला है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर जो है उस बेस पे अरेंज करना है, ठीक। रिड्यूसिंग पावर का मतलब यही हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट, टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना, ठीक। देखो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यही 3 ऐसे करके लिख लिए, रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू लिखो। पहले की वैल्यू है 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, ये E0 वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फर्स्ट वाले की। दूसरे की है -1.66 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, ठीक है। थर्ड है हमारी +1.09 वोल्ट,
प्लस 1.09 वोल्ट, ये वैल्यूज दी है। क्या आप इन वैल्यूज को देख के ही बता सकते हो इनकी टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन सा होगा वो बता सकते हो? तो आपको ये पता है कि ये प्लस है, ठीक। आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक, ठीक है। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसमें तो होगी खतरनाक रिडक्शन। और जिसमें रिडक्शन होती है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो मतलब थर्ड वाला सबसे पीछे चला जाएगा, थर्ड वाले की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, ठीक। उसके बाद देखो इन दोनों में से किसको कंपेयर करेंगे। देखो इसकी वैल्यू प्लस है तो इसमें भी रिडक्शन होने के चांसेस हैं, तो अगर रिडक्शन होगी तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अच्छा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम बेकार करेगा, ठीक है। तो मतलब दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। अब ये देखो ये माइनस वाला है, माइनस वाले में क्या होने की चांसेस होते हैं बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा एक्ट कर सकता है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला, ठीक। तो सेकंड वाला सबसे अच्छा, सबसे अच्छा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो अगर आप चेक करो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड वाली कौन सी है? एल्यूमिनियम वाली, फर्स्ट वाली है आयरन वाली, एल्यूमिनियम आयरन वाला ऑप्शन ढूंढो। ये उल्टा करके दिया है ना, ठीक है। तो ऐसे कर लो ना, देखो इधर सेकंड लिख लो, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, ऐसे कर लो, जस्ट रिवर्स। देखो थर्ड वाला सबसे पहले, थर्ड वाली रिएक्शन कौन सी है? यहां देखो ब्रोमीन वाली, ब्रोमीन वाली कौन कौन सी है? ब्रोमीन, थर्ड वाला ब्रोमीन, उसके बाद आयरन, थर्ड फर्स्ट, यही है ना, थर्ड फर्स्ट सेकंड, यही है थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए चेक करो, देखो यही है, थर्ड ब्रोमीन, फर्स्ट आयरन और सेकंड एल्यूमिनियम। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हमें ये बताना था कि कौन सा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग कौन अच्छी करेगा, उसकी फॉर्म में आप इसको अरेंज करो। तो रिड्यूसिंग कराने के लिए हमने बता दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से, ठीक है। अगर आपने इससे पहले सारा समझा है तो ये करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, ठीक। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट ये वाला, अब देखो ये भी वही है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको, वही सेम है, रिड्यूसिंग पावर यहां भी बतानी है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर यहां भी बतानी है। तो आपको पता है, आपको वैल्यूज दिख रही है यहां, ठीक है। एक हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम की वैल्यू दिख रही है। दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम है, इसकी वैल्यू दिख रही है। तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ सिल्वर है, इसकी वैल्यू दिख रही है। और फोर्थ वाला हमारे पास क्रोमियम है, इसकी वैल्यू दिख रही है, ठीक। तो इसकी कितनी है? -2.93, -2.93, ठीक है। मैग्नीशियम की दी है -2.37, ठीक है। और सिल्वर की दी है 0.80, ठीक। और क्रोमियम की दी है -0.74, ठीक है। तो आप यहां से कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको पता है सिल्वर की वैल्यू जो है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सबसे ज्यादा है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सिल्वर की है। मतलब इस सिल्वर में रिडक्शन होने के चांसेस हैं, जिसमें रिडक्शन होती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही नहीं, मतलब ये सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सिल्वर आएगा सबसे पीछे, ठीक। देखो कहीं किसी ऑप्शन में सबसे पीछे सिल्वर है तो बी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे पीछे सिल्वर है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी वालों को आप कंपेयर कर लेना, चेक करना, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा माइनस होगी, मतलब जिसकी ज्यादा माइनस वाली, ज्यादा माइनस का मतलब है जिसकी सबसे छोटी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो सिल्वर सबसे पीछे है ना, आपको समझ में आया? देखो सिल्वर की वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सिल्वर की रिडक्शन होने की पावर है, ऑक्सीडेशन होने की पावर नहीं है, रिडक्शन होने की पावर है। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है रिड्यूसिंग पावर। तो सिल्वर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट सिल्वर है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी, तो वही ऑप्शन होगा। बाकी आप इन दोनों को करके बता सकते हो, जिसकी सबसे ज्यादा माइनस है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो देखो क्वेश्चन ये वाला, ये इसमें क्या पूछा है देखते हैं।
बड़ा करके इसको देख लेते हैं। डेनियल सेल दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो बोला है कि क्या चीज यहां से करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक। तो क्या चीज करेक्ट है आप बताओ तो खुद ही, ठीक। आपको पता है पहले लिखा हुआ है सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रिडॉक्स रिएक्शन टू केमिकल। क्या सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है? नहीं, ये सेल केमिकल एनर्जी या रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये ऑप्शन इसका पहला तो गलत है। तो अब देखो दूसरा ऑप्शन जो है ना, ये बोला हुआ है कि क्या इस सेल पोटेंशियल, इस सेल की जो सेल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट या फिर उससे बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था डेनियल सेल की जो सेल पोटेंशियल होती है 1.1 वोल्ट या उससे बड़ी होती है, ठीक। तीसरा है कि कॉपर इज एक्टिंग एज एनोड। तीसरी चीज बिल्कुल गलत है, कॉपर यहां कैथोड का काम कर रहा है। फोर्थ चीज जो है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या ये हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन आप चेक करोगे ये भी गलत है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये आप देखना। नेक्स्ट, बस हो गए क्वेश्चन, यही थे हमारे, ठीक है। ये हमने सारे कर लिए, सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको एक बार यहाँ वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, पूरे अच्छे से करने की कोशिश करनी है, ठीक। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैल्वेनिक सेल, सॉल्ट ब्रिज, ये सारी चीजें, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी हम कल के लेक्चर में देखेंगे नर्न्स इक्वेशन, ठीक। तो उसमें क्या होता है वो आपको कल ही पता चलेगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहां तक रखेंगे, कल मिलेंगे, हम नर्न्स इक्वेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।